आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर हूं। आज 14 फरवरी है और आज से 2 साल पहले 14 फरवरी को ही पुलवामा में हमला हुआ था और हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। और गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और यहाँ गाज़ीपुर बॉर्डर में दूसरी बरसी पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं। साथ ही जो शहीद किसान हुए हैं उन्हें भी श्रद्धांजलि दी जा रही है यहाँ पे गाज़ीपुर बॉर्डर पर, और कैंडल जलाया जा रहा है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को शत शत नमन, ये ऊपर लिखा हुआ है और साथ में ये भी लिखा हुआ है, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। तो बहुत ही भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है पुलवामा में शहीद हुए जवानों को। और जो किसान शहीद हुए हैं, ऊपर आप देख लें कि कैसे लिखा हुआ है, शहीद किसान अमर रहें, और वो शहीद किसानों का नाम भी यहाँ लिखा हुआ है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आप देखें किस तरह से ये श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है शहीद जवानों को और शहीद किसानों को गाज़ीपुर बॉर्डर पर। चूँकि किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और 80 से ज़्यादा दिन हो गए हैं किसानों को प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में। किसानों की मांग है कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, साथ में MSP की कानूनी गारंटी की भी जमानत दी जाए। तो गतिरोध भी बना हुआ है और जो वार्ता हो रही थी वो वार्ता भी बंद है। और दूसरी तरफ जो शहीद हुए थे 2019 में पुलवामा में हमले में, आतंकी हमले में, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद जवानों को, और साथ में शहीद किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ एक महिला है जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तिरंगा में है और ये यहाँ पे मौजूद हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे। ये तमाम लोग यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इन्हीं से हम बारी बारी से बात करेंगे कि चूँकि काफ़ी अहम दिन है आज 14 फरवरी का, और आज ही के दिन ये दुखद घटना घटी थी पुलवामा में। जी, आप ये बताइए कि आज 14 फरवरी है, 2019 में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे और कई ज़ख्मी हुए थे, और यहाँ आप गाज़ीपुर बॉर्डर पे हैं, यहाँ शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और शहीद किसानों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप क्या कहेंगे? जी, जय हिंद, वंदे मातरम। सबसे पहले उन शहीद जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज हम लोगों ने, जो पूर्व सैनिक हैं, तो हमने विशेष प्रोग्राम रखा हुआ था और आज पूरे दिन मंच पूर्व सैनिकों को ही समर्पित था। सारे के सारे हमारे पूर्व सैनिक आए हुए थे। उन्होंने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी और अपनी बातें जनता के सामने रखी। तो अब हम सबसे पहली मांग तो ये करते हैं कि उन जिनको सारा देश तो शहीद बोल रहा है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री वो शहीद नहीं है। सरकार ने उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया अभी तक। जो ब्रिटिश कानून चला आ रहा है उसके तहत उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला है। तो सबसे पहले तो हम ये मांग उठाते हैं कि उनको शहीद का दर्जा अब तक तो मिल जाना चाहिए था, क्योंकि आप एक तरफ तो सरकार बना के बैठ जाते हैं, राजनीतिक लाभ उठा लेते हैं उनकी शहादतों का, दूसरी तरफ आप उनको शहीद का दर्जा नहीं देते हैं, उनके परिवार को फैसिलिटी नहीं मिलती हैं जो शहीद को मिलनी चाहिए। तो अब सरकार ऐसे कानून तो आप ले आते हो तुरंत जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो काले कानून हैं, लेकिन जिन कानून को लाने के लिए विपक्ष भी आपके साथ होगा, इस देश की जनता भी आपका साथ देगी, तो ऐसे कानून क्यों नहीं आप लाते? कहीं ना कहीं सरकार प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और प्रश्न के घेरे में है। जी, हमारे साथ महिला भी हैं जो आप देख लें कैसे तिरंगा लेकर के यहाँ पे खड़ी हैं और ये भी श्रद्धांजलि दे रही हैं। यहाँ पे गाज़ीपुर बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हम खड़े हैं। जी, आप श्रद्धांजलि दे रही हैं और ये तिरंगा आपने लिया हुआ है, आपका जो लिबास है वो भी तिरंगा है। जी, कैसे श्रद्धांजलि जो दिया जा रहा है यहाँ पर, इस पर क्या कहेंगे आप? सर, मैं श्रद्धांजलि सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगी, जो मेरे भाई अब तक पुलवामा में तो शहीद हुए हैं, रोज़ 2 जवान 3 जवान शहीद होते ही रहते हैं, क्योंकि कभी नक्सलवाद एरिया में, कभी JNK में। सो मैं सोशल मीडिया पे भी देश के जवानों के और किसानों के ही मुद्दे उठाती हूँ। CRPF, BSF, ITBP, SSB, CISF, असम राइफल। सो इन जवानों के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी इन जवानों
क्योंकि आपने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2004 से लेके अब तक के जितने भी जवान भर्ती हैं उन सारे जवानों की पेंशन बंद है। सो इनको सच्ची श्रद्धांजलि आपकी यही होगी कि ये जितने भी जवान 2004 से अब तक के भर्ती हैं उनकी पेंशन शुरू की जाए, क्योंकि उनको ना तो शहीद का दर्जा है। ये सर ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो जवान शहीद हो जाते ना जाने, इसमें पुलवामा अटैक में भी 2003 तक के जो भर्ती थे वो उनको तो पेंशन होगी, उनकी फैमिली सिक्योर होगी, मगर अब तक के आगे भी जवान शहीद हो रहे हैं, रुके नहीं हैं। सो इन जवानों को 2004 से भर्ती के अब तक के जितने भर्ती जवान हैं उनकी प्लीज़ पेंशन शुरू कीजिए, क्योंकि देश का जवान आपकी पूरे देश की सुरक्षा करता है, मगर उनकी फैमिली की सुरक्षा कौन करेगा? उनकी फैमिली की सुरक्षा कवच एक पेंशन ही होती है, और वो आपने बंद कर दी। आपके जो MP MLA विधायक 4-4 पेंशन लेते हैं, उनके बत्ते भी इतने इतने होते हैं, उनके लिए आपके पास पेंशन है, मगर जो देश की सुरक्षा करता है देश का जवान, क्या उनकी जो एक पेंशन है आपने वो भी बंद कर दी? तो आप जब 2014 में इस अपनी प्रोटेस्ट का ये रैलियां कर रहे थे, आपने कांगड़ा वाली रैली में भी कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है बीजेपी की सरकार, तो हम ये पूरी सुविधाएं सेना की तरह पूरी सुविधाएं इस CAPF फोर्सेस को देंगे। मगर सर आपने PM सर कुछ भी नहीं किया, आप भूल गए, आप भूल गए सारे बात। आपसे और बात करूंगा, लेकिन और भी पूर्व सैनिक हैं हमारे साथ, उनसे भी हम बात कर लें। दो बातें निकल करके सामने आई। हाँ, इस मौके पर जो श्रद्धांजलि दी जा रही है किसानों को जो शहीद हो गए हैं और जो हमारे जवान शहीद हुए थे 2019 में पुलवामा में, एक तो ये कि उन्हें आधिकारिक तौर पे शहीद नहीं माना गया, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, जैसा कि हमारे ये पूर्व सैनिक कह रहे हैं। दूसरी बात ये कह रही हैं कि उन्हें पेंशन नहीं दिया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम पहले उनको सभी 44 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और इसके साथ ही हम एक कहना चाहते हैं कि कोई भी देश जवानों और किसानों पर टिका होता है। देश की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला जवान और किसान होता है। किसान अन्न पैदा करता है जिससे देश का भरण पोषण होता है, और जवान देश की रक्षा करता है। और आज इस सरकार को सोचना चाहिए, अपनी गलती महसूस करना चाहिए कि आज हमारे में कुछ न कुछ गलती ज़रूर है, जिससे कि आज हमारा किसान पूरे देश में रोडों पर है। आज यहाँ सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोड पर नहीं है, पूरे देश में किसान जो है कि रोड पर लेटे हुए, रोटी के लिए रोड पर लेटे हुए हैं। और आज जो है कि जवान किसान की रोटी के बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए इनके साथ खड़े हैं। तो इसमें सरकार की दुर्भाग्य है, और मैं सरकार से अपील करता हूं कि ये जवानों की जो भी पेंशन बंद की गई है, इनको पेंशन लागू किया जाए। और इनको शहीदों को, आज पूरा देश शहीद बोल रहा है, सरकार भी शहीद बोलती है, लेकिन शहीद बोलने का कोई मतलब नहीं उठता है जब तक उनको हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। तो शहीद का दर्जा देंगे तभी उनको जो भी आगे की फैसिलिटी होगा उनके परिवार को वो मिलेगा, और जब तक हम उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे तब तक उनको नहीं मिलेगा कानूनन तौर से। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी शहीद का दर्जा दें, ताकि उनके परिवार को जो भी धनराशि है, जो भी सुविधाएँ हैं वो मिले, और उनका वो लाल तो चले गए, उनका कम से कम परिवार तो सुखी रहे। जी बिल्कुल। और भी किस पूर्व सैनिक हैं, उनसे भी हम बात करें। जी, आप क्या कहेंगे इस मौके पर, चूँकि काफ़ी अहम दिन है और इसी के मतलब 14 तारीख को ही पुलवामा में शहीद हुए थे हमारे 40 से ज़्यादा जवान, किसान भी शहीद हुए जिन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो जय जवान जय किसान का नारा तो लगाया जाता है, लेकिन जैसी कि बात निकल करके सामने आ रही है कि जवानों को शहीद का दर्जा आधिकारिक तौर पे नहीं दिया गया है, तो दुख होता है ऐसे मौके पर। इससे बड़ी दुख की और कोई घड़ी आ ही नहीं सकती है। चलो, शहीद होना एक अलग बात है, लेकिन शहीद को शहीद का दर्जा देना बहुत बड़ी बात है। जो हमारी केंद्र सरकार ने आज पूरे 2 साल हो चुके हैं, अभी तक उन शहीदों का दर्जा नहीं मिला। अगर वो शहीदी के उनको दर्जा नहीं दे सकते, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ अनबन है, जिसकी जांच हो और उसमें पता चले कि उसमें दोषी कौन है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए और कई किसान भी शहीद हो गए हैं, जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, आप क्या कहेंगे इस मौके पर? सर, मैं CRPF से हूँ, और CRPF के जवानों का हमारे तरफ से सम्मान दे रहे हैं और नमन है, और किसान भाई जो शहीद हुए उनके लिए भी नमन है। और ये साजिश के तहत CRPF के जवानों को वहाँ मरवाया गया था, जिसमें सरकार इनकी बनी प्रधानमंत्री जी की। ये तो बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो किस आधार पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? जी, आपके मीडिया वाले थे, अर्बन गोस्वामी ने अभी चीट लीक हुआ है, खुद ही बता रहे थे। 5-7 दिन हो गए ना, 5-7 दिन हो गया। तो यही एक आधार है कि और भी कोई दूसरा आधार है जिस बिना पर आप ये कह रहे हैं?
पुलवामा से लेकर और श्रीनगर का 19 चेक इन पॉइंट थी, किसी जितने चेक पोस्ट थे सारे चेक पोस्ट हटा लिए गई थी। उस RDX वाला गाड़ी को किसी ने चेक नहीं किया, ये स्कॉर्पियो जो आर्गेट पे थी। और बस पे ही निशाना, बस बुलेट प्रूफ नहीं थी, बस पे निशाना ही किया गया था, अब बस उड़ गई। सरकार से क्या मांग करेंगे इस मौके पर आप, क्योंकि कई बातें निकल करके सामने आ रही हैं, जैसा कि और भी पूर्व सैनिक हैं उन्होंने बताया कि अब तक तो आधिकारिक तौर पर शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया। साथ में जो मैं यहाँ पे एक महिला हैं तिरंगा में लिपटी हुई हैं ये, और इनका कहना है कि जवानों को पेंशन नहीं मिलता, जबकि MP MLA इन लोगों को तो पेंशन मिलता है। हाँ, जवानों को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, जो शहीद हुए हैं, और प्लस इनको पेंशन मिलना चाहिए, सरकार से रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है। और जी जी एक और हमारे साथ पूर्व सैनिक हैं जी, आप बताएं। देखिए सभी बातें हो चुकी हैं, बार बार उन्हीं को रिपीट करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है, हमारे जवान जो है खासकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के, मैं तो आर्मी से हूँ, मेरा सौभाग्य है, मुझे पेंशन मिलती है। अगर मैं शहीद होता हूँ तो मुझे शहीद का भी दर्जा मिलता है। लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मेरे सैनिक भाई हैं उन लोगों की हम लोगों से भी ज़्यादा टफ सर्विस है। क्योंकि देखिए हर आदमी सच्चाई को नहीं स्वीकार करता, क्योंकि हम लोग तो जब युद्ध होता है तभी हम लोग फॉरवर्ड पर लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन ये लोग हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भाई हैं, ये तो रोज़ाना युद्ध लड़ते हैं। देश के अंदर कोई भी छोटा दंगा हो जाए, यहाँ वहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ अनकाबू में हो जाती है तो सब इन्हीं को लगा जाता है। नक्सलाइट एरिया हो या कहीं पर भी हो, देश में इंटरनल जितने भी मैटर हैं, इन बेचारों को एक टोकरी सी छाबड़ी सी पकड़ा के हाथ में डंडा दे देते हैं, ये रोज़ाना मरते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनकी जो सर्विस को देखते हुए, इनकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन बेचारों को पेंशन का जो राइट है वो मिलना चाहिए। और जब अगर ये सर्विस के दौरान अगर वहाँ पर इनकी कोई कैजुअलिटी होती है, इनकी डेथ होती है, तो उनको शहीद का दर्जा होना चाहिए। शहीद का दर्जा नहीं है, पूरा देश बोलता है शहीद हो गए जी, आज शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये सही मायने में इनकी तो डेथ हुई है। और दूसरी बात देखिए, मेरा तो आत्मा बोलती है, पूरा देश आप लोगों को पता होगा, ये जो जवान थे ना, अगर ये लड़ते हुए मरते, अगर लड़ाई लड़ते हुए दुश्मन से अगर ये शहीद होते तो शायद इनकी आत्मा को शांति मिलती कि हम देश के लिए लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन ये तो धोखे के शिकार हुए हैं, और धोखा भी मुझे तो जो लगता है पूरे देश को लग रहा है, ये धोखा भी अपने ही लोगों ने वो सत्ता पर सिंहासन। आप भी ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक और पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, आप भी ये बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धोखा अपनों से मिला, इसका आधार क्या है? सर, जो उस वक्त का समय था, जो समय था उस समय अपना आप में बताता है कि ये किस वजह से ये हमला हुआ है। चुनाव की सिंहासन तक पहुंचने के लिए एक ये जरिया चुना गया, गरीब के बेटों की बलि चढ़ाई गई साहब, उन बेचारी माओं को देखिए, उनकी जिंदगी को। आधार तो होना चाहिए ना, बड़ा आधार तो होना चाहिए। आधार सबसे बड़ी अदालत ऊपर बैठी है। आज जितने पूरे देश के किसान और गरीब मजदूर आज उस सिंहासन के खिलाफ आवाज़ अपनी बुलंद करें, तो ये पाप फूटता है ना। जब कोई पाप करता है, चाहे मैं करूं चाहे आप करें, कोई अन्य करे, पाप अपना आप फूटता है। आज इतने लोग उस सरकार के विरोध में खड़े हो गए। ये मैंने उसी दिन वीडियो बनाया था, मेरा यूट्यूब पर वीडियो साहब, मैंने कहा था कि मोदी साहब अगर आपको कुर्सी की इतनी हवस थी, आप देशवासियों को बोल देते। ये देश के लोग इतनी उदारवादी हैं, इतने भावुक हैं कि आपको कुर्सी पर बिठा देते हैं। क्या जरूरत थी गरीब के बेटों की बलि चढ़ाने की? तो साहब ये एक बात, मेरे पास सबूत नहीं है, अगर सबूत होते तो अब तक तो इनको दफना दिया होता। आपको लगता नहीं जी, आपके पास भी आऊँगा, लेकिन आप मेरा सवाल सुन लें कि अगर सबूत नहीं है तो बिला सबूत आप बगैर किसी सबूत के इतना बड़ा इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं? ऐसी होती हैं साहब, वो अपना आप बयां कर देती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मौका था, समय था, चुनाव में भुनाया गया, ये सारी चीज़ें अपना आप बयां करिए। क्यों मैं गलत तो नहीं कर रहा भाई? वो अपना उसकी जाँच क्यों नहीं हुई? एक एयरलिफ्ट नहीं दिया, जबकि उन्होंने मांगा था, एयरलिफ्ट मांगा था, ठीक है। तो कुल मिला करके यही है कि साहब टोटली देश के जवानों के साथ में धोखा हुआ, धोखा। वो अगर लड़ते हुए मरते ना तो फख्र महसूस होता कि हम देश के लिए लड़ाई लड़ते हुए मरे, तो धोखे के शिकार हुए हैं। तो इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण मुझे कहना पड़ रहा है, ऐसे लोग जो कुर्सी की इतनी हवस है इनको, अरे धिक्कारते हैं, हम ऐसी कुर्सी को लात मारते हैं। आपको इतनी कुर्सी की हवस है, आप कुर्सी के सिंहासन पर बैठने के लिए आपने अपने जवान जो देश की रक्षा करते हैं, देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं, आप उन्हीं को बलि चढ़ा बैठे। अरे वाह वाह मेरे शेरों, वाह, ये देश भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं कहता हूँ आप लोग, ये वक्त आएगा साहब, देखना आज इतने लोग खड़े हैं, वक्त आएगा साहब, जनता देश की दौड़ा मारेगी इन गद्दारों को, अगर इन्होंने काम किया तो वक्त आएगा। आप देखना, मेरी बात का याद रखना, अगर गलत निकले। मुझे ये लगता है कि जब आप इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो कोई आधार होना चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए आपके पास। भाई RDX इतनी बड़ी चेकिंग है, सिर्फ वही बस टारगेट हुई, ये क्या कहता अपना आप में? आप बताइए ना, आप तो मीडिया से ही साहब। आधार वाली बात यह है कि आत्मा से परमात्मा, दिल बोल देता है कि सच्चाई क्या है।
आत्मा से ऊपर इससे इससे बड़ी चलिए चलिए, बहुत दुख है, बहुत नाराज़गी है, बहुत दुख है। हमारे साथ एक महिला भी हैं और जो पहले से हैं जिनके बारे में, अच्छा पहले आपसे ही अभी आपसे बात कर रहा था मैं, आप पेंशन की बात उठा रही थी। कानों में जैसे रुई दे के गूंगे बहरी हो जाती है ना सरकार का वो हाल है। सरकार क्योंकि सरकार इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि जो जवानों का पैसा है वो अडानी अबानी की कंपनियों में जो फंड्स में पैसा लगाया जाता है ना, वो सरकार जवानों का पैसा वहाँ लगाया जाता है। फंड्स अगर ऊपर, जब जवान जो रिटायरमेंट पे आते हैं, अगर मार्केट उस टाइम पे अगर डाउन, तो आपको पता पेंशन उस टाइम पे कितनी 1100, किसी की 700, इस तरीके से पेंशन बन रही है। तो ये न्यू पेंशन स्कीम दे दी। न्यू पेंशन स्कीम देश के जवान कह रहे हैं हमारे मतलब की नहीं है, हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए। तो उनकी आप लोगों के माध्यम से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनकी विद ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन स्टार्ट करवाइए। जो आपकी अब बात वहाँ तक पहुँचे, ये ज़रूरी है। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है, मैं आपसे अलग से बात करता हूँ। एक महिला भी हैं, जवान भी हैं हमारे साथ, मतलब युवा भी हैं। जी, आप यहाँ किसानों के समर्थन में आई, कहाँ से आई हैं? जी, मैं बिहार से आई हूँ, बिहार की धरती से आई। बिहार में कहाँ से आई हैं? मैं बिहार में नवादा जिला से आई हूँ। कब आई हैं यहाँ आप? मैं 24 तारीख को आ गई थी। 24 जनवरी, तब से यही हैं। आप खेती किसानी करती हैं? जी करती हूँ, सारा काम आता है जो भी है। एक चीज़ और मैं बता दूं अपने दर्शकों को, कहा यह जाता है, और मैंने हमेशा जब भी यहाँ से रिपोर्टिंग की है तो एक बात ज़रूर बताई है कि ये कहा जाता था कि यहाँ सिर्फ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं। मैंने आपको वो रिपोर्ट दिखाई थी जब झारखंड से यहाँ किसान मौजूद थे, मैंने वो भी रिपोर्ट दिखाई थी जब मध्य प्रदेश से यहाँ किसान मौजूद थे, और ये बिहार से चल करके नवादा से यहाँ आई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अब किसान आंदोलन नहीं, जन आंदोलन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। यानी कि हर तरफ से लोग यहाँ आ रहे हैं, किसान, या तो वो किसान हैं या किसानों के समर्थन में। अब अपनी बात रखें। जी, मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी में मैं ट्रैक्टर पर बैठी थी। मैं आरटीओ तक मैं गई थी, वहाँ पे ट्रैक्टर पर बैठ के, और उन्होंने जो आंसू के गैस का गोला छोड़े वो बहुत ही दर्दनाक था। वो मैं खुद वहाँ पे मौजूद थी। तो चलिए वो बातों को मैं अभी विराम देती हूँ, सारी दुनिया जानती है। और मैं आज अपने इस देश के पुलवामा में जो हुए शहीद जवानों के लिए, और हमारे किसान आंदोलन में जो जवान शहीद हुए हैं, मैं इन सभी के लिए मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, सत नमन करती हूँ। इनके परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले, परमात्मा शक्ति दे। अच्छा, एक बात ये बताएं, जब कोई ऐसा बयान आता है जो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान हो, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया था, चर्चा मैंने करी थी कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा कि ये नेचुरल डेथ थी, यानी कि ये घर पे भी होते तो मर जाते, 6 महीने में 10-20 लाख में 200-400 लोग तो मर ही जाते हैं। तो तकलीफ़ होती होगी? बिल्कुल तकलीफ है, कैसे घर में मर जाएंगे। यहाँ जब वो एजेड हो या नौजवान साथी हमारे थे किसान भाई, वो इन्होंने यहाँ किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं, तो किस तरह के मर सकते हैं। यहाँ जब हुए शहीद हुए हैं तो उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ किसान आंदोलन में हुआ है, और वो 3 काले कानून के विरुद्ध हुआ है, जो उसके विरुद्ध में हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, काला बिल वापस लो, बिल वापसी तभी घर वापसी। तो मैं ऐसे मोदी जी को मैं क्या कहूँ, मोदी जी बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, मैं क्या कहूँ। और वहाँ भी मर सकते हैं और यहाँ भी मर सकते हैं, उनका ये बिल्कुल गलत है बोलना। ये गृह मंत्री नहीं, हरियाणा के मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही थी, कृषि मंत्री ने कही थी। हाँ, एक मिनट, तो मैं भी तो बिहार से चल के आई हूँ। अच्छा, बिहार से आप अकेले आई हैं कि और भी आई हैं? मैं महिला में अकेली हूँ। महिला में, लेकिन और भी लोग हैं यहाँ? जी बहुत हैं, जहानाबाद से हैं, मधुबनी से हैं, पटना से हैं, और जी हाँ, बहुत लोग हैं बिहार से। आप बिहार से कौन से जिले से? मैं पूर्वी चंपारण मोतिहारी, जहाँ से महात्मा गांधी आंदोलन छेड़े थे, वहाँ से मैं हूँ, और मेरा दादा स्वतंत्रता सेनानी। तो कब से यहाँ पे आप? मैं जब से 82 दिन से, जब से हूँ। तो ये कहा जाता है कि यहाँ तो बाहर के लोग, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही किसान हैं या पंजाब या हरियाणा के हैं, लेकिन आप बिहार से हैं। मैंने अभी भी चर्चा करी कि मैंने झारखंड के लोगों से बात की है, यहाँ पे मध्य प्रदेश के लोगों से बात की है, आप बिहार से हैं आप लोग। मोदी जी के ऐसे उल्टी बोलने की आदत है, और उल्टी बोलकर वोट भी लिए, आज किसान रोडों पर पड़े हैं।
मोदी जी के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने बोले कि ये आरोप लगा रहे हैं जो पुलवामा हमला जो हुआ, हमारे शहीद जवान मारे गए। मोदी जी इतना गिरे हुए हैं कि मैं जानती हूँ, मैं एक जो भारत माता है, एक नारी का दिल जो होता है मासूम, वो दिल मैं जानती हूँ कि किस तरह से अपने वोटों के लिए किसी भी हद तक वो साजिश कर सकते हैं। और वही साजिश हमारे कोई तो आधार होना चाहिए ना, इस तरह की बात है। वो प्रधानमंत्री भी तो है ना। आधार क्या, उनकी सरकार है, वो क्या, वो आधार क्या, हम लोग क्या जाने, हम लोग को कुछ पता है। लेकिन एक देश के भैया, देश के एक जनता, देश के एक पब्लिक, एक जनता जान रही है कि ये मोदी का साजिश है। केवल एक तरफा वोट किस साजिश से आए हमको मिले, ये बिल्कुल। चलिए ठीक है, और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप युवा हैं, यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है शहीद जवानों को भी और शहीद किसानों को भी। लेकिन मैंने जो अभी चर्चा करी कि कृषि मंत्री जो हरियाणा के, उन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, उससे जाहिर सी बात तकलीफ़ होती होगी। और जो सरकार का रुख है उससे क्या निराशा होती है ऐसे मौक़ों पर? बिल्कुल निराशा होती है। उस कृषि मंत्री का नाम है जेपी दलाल और किसान का बेटा है, वो हरियाणा का रहने वाला किसान का बेटा है और वो ये बात बोल रहा है। मैंने नाम नहीं लिया था, लेकिन आपने नाम कि जेपी दलाल नाम है। नेचुरल डेथ नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे, नेचुरल डेथ बोल रहे, सॉरी। तो इससे भी और क्या है, नेचुरल होगा, फांसी दे दो ना। सड़क पे मरा ना एक बाबा जी राम सिंह जी है, उन्होंने गोली मारी है जगाने के लिए, कहने के लिए, सिंबल प्रतीक बताने के लिए कि हम सुसाइड कर रहे हैं, समझ रहे हो। गोली मार के कुछ सुसाइड करता है क्या? नेचुरल डेथ होती है क्या वो? सड़क पे बैठा किसान वो क्या होगा? दूसरी बात पुलवामा की बता दूं, किसी ने कहा था कि सरहदों पे तनाव है क्या, जरा पता तो करो, चुनाव है क्या? ये सब कुछ प्री प्लान था। RDX वहाँ पे कैसे पहुंचा? DSP देवेंद्र सिंह, जिस पे आतंकवाद के चार्ज होने चाहिए थे, जेल में अब तक फांसी टूट जाना चाहिए था, दूसरे देश में होता तो वो बाहर घूम रहा है, बेल दे रखी उसको। ये सब कुछ प्री प्लान हो रहा है इस देश में। आतंकवादी बोल रहे हैं, समझ रहे हो, हमारा खा रहे हैं, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं। दाना पानी किसका खा रहे हो? हमारे तो खा रहे हो। अनाज दालें सब्जियां घी दूध किसका? किसान का है। अगर हम आतंकवादी तो बार बार सरकार क्यों बोल रही है कि आपका भला होगा? आतंकवादियों का क्यों भला करे हो? आप बोल रहे हैं किसानों का भला होगा 3 कानूनों के द्वारा, आतंकवादियों का भला क्यों करे भाई साहब? आतंकवादी बोल रहे हैं देश की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, तो देशभक्त कौन बचा इस देश में? 70% तो वैसे आतंकवादी हो गए। तो इस नैरेटिव का समझे आप? मंदिर मस्जिद की लड़ाई है भाई साहब। राम नाम जपना, पराया माल अपना। हम घंटियां पर हम अपनी घंटी बजाते रहेंगे, लूट के ले जाएंगे। मैं आप लोगों से भी एक विनती करूं, चूँकि श्रद्धांजलि भी यहाँ दी जा रही है, तो थोड़ा सा मेरी विनती यह है कि ताली ना बजाएं, हाँ, और ज़्यादा ये ना हो तो बेहतर होगा। चूँकि अगर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, तो थोड़ा इसका ख्याल रखना आवश्यक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि उस सर्विस बैंक अकाउंट में पैसा था 15 लाख, कहाँ से आने वाले थे? बाहर से आने वाले थे। वही तो है, मंदिर बनवाओ, ये मंदिर में घूमते रहेंगे, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, स्कूलों की तो तेल निकाल रखा है। ASER की रिपोर्ट आती है, प्रथम नाम का NGO निकालता है, वो बोलता है कि 50% हमारे बच्चे ट्रांसलेट नहीं कर सकते सिंपल हिंदी को, इंग्लिश को, सॉरी 60% सिंपल न्यूमेरिक नहीं कर सकते, जोड़ घटा। समझ, ये हालात हैं। यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में पीपल टीचर रेशो होता है 25 बच्चों पे एक टीचर होता है, यहाँ पे 5 बच्चों पे एक टीचर होता है, यहाँ पे 25 पे है। समझ रहे हो ना? तो टॉयलेट है ना, लाइब्रेरी ना, बुक्स हैं, कुछ नहीं है। ऊपर से जो टीचर 17,000 रुपये लेता, 7 रुपये एजुकेशन नहीं दे रहा। प्राइवेटाइजेशन कर दिया ना हर चीज़ का, वही कर रहे हैं। तेल का कर दिया, एजुकेशन का कर दिया, हेल्थ का कर दिया, टेलीकॉम का कर दिया, अब इकोनॉमी का कर दिया, एग्रीकल्चर का करने जा रहे हैं। LPG के थ्रू बोला था नहीं उनसे, क्या नाम है, बोला क्या था कि बाहर की कंपनियाँ आएंगी, विकास होगा, ग्रोथ होगी, नौकरियाँ मिलेंगी। विकास हो रहा है। फिर ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई 25 तारीख को, नहीं, उसने बोला कि अंबानी ने 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसी टाइम देश के गरीब किसान को खाने के लाले पड़े हुए थे। उगाने वाले हम थे, लेकिन हमारे पास भोजन नहीं था। समझ रहे हो? यही तो है, उगाएंगे हम। अंग्रेजों ने कैसे गुलाम किया? ये बाहर की कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बाहर की थी ना, बोला तो ये था विकास होगा। कैसे हुआ था विकास? आपको पता है, 250 साल तक लूटा था। अब बाहर की कंपनी आई, वॉलमार्ट, बेंज, कारगिल, ये है ना फूड इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में करती हैं, या अंबानी अदानी कोई भी आए, ये गोडाउन बनाएंगे, ये अपने साम्राज्य बसाएंगे। पहले भी कंपनियों ने शुरुआत की थी, फिर साम्राज्यवाद आता है, दूसरा साम्राज्यवाद आने वाला है। हम गरीब किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सड़कों पे आने वाले। रसिया बनाएंगे इस देश को। रसिया की क्रांति हुई थी 1917 में, कैसे हुई थी वो? गरीब था, अमीर था, 1% के पास सारा धन था, 99% पॉपुलेशन सड़कों पे सोती थी, रोजी रोटी, कपड़ा मकान कुछ नहीं होता था। फिर वहाँ पे क्रांति आई थी,
कम्युनिज्म आया था, थोड़ी वायलेंस हुई थी, लेकिन इस देश में वायलेंस नहीं होगा। लेकिन अब इस देश में इंकलाब आएगा, समाजवाद आएगा। डीपीएसपी हमारे सुविधा ने जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें। आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, खेती किसानी क्या करते हैं आप? मैं काम की बात करता हूँ, मन की बात नहीं करता। मोदी जी मन की बात करते हैं। प्लीज़ आप लोग हंसे नहीं प्लीज़। मैंने पहले ही बताया कि चूंकि यहाँ पे पीछे आप देखें कि श्रद्धांजलि तो ना हंसें तो ज़्यादा बेहतर है और ताली भी ना बजाएं। बात तो काम ही की हो रही है और जिस तरह से इन्होंने बात रखी है बहुत ही काम की बात ये रख रहे हैं, बहुत ही मतलब तार्किक तरीके से रख रहे हैं। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। राहत इंदौर जी ने कहा था कि बन के हादसा बाजार में आ जाएगा, वो जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा कि चोरू चक्कों की करो कदर, पता नहीं कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। ये चोरू चक्कों की सरकार है। चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे जी। कौन कह रहा है कि किसान जो है बेवजूल मर गए और घर पे मर जाता? कौन था, कौन है वो कृषि मंत्री है हरियाणा का, कौन है? चलिए, मतलब नाराज़गी है, हर तरफ नाराज़गी। आपने देखा यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है जवानों को और किसानों को जो शहीद हुए। 2019 में आपको याद होगा पुलवामा में हमला हुआ था जिसमें 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे और जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उसमें 200 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं। लेकिन जिस तरह से हरियाणा के कृषि मंत्री ने बयान दिया है इसको लेकर के किसानों में काफ़ी दुख है, रोष है और वो अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या सरकार संवेदनशील नहीं है ऐसे मुद्दों को लेकर के? इस सवाल का जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।